वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अगर यूपी पीसीएस प्री 2025 को आपने टारगेट किया तो मेंटरशिप बैच को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मात्र 499 रुपये में कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा कि किस दिन कितना टॉपिक आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना समय देना चाहिए, क्या डेटा पढ़ना चाहिए, कौन सा फैक्ट पेपर में बन सकते हैं। तो कंप्लीट गाइडेंस आप मात्र 499 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और बैच ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे आपको मैक्सिमम ऑफर मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। देखिए हड़प्पा स्थल की बात करें तो हड़प्पा स्थल की खोज बहुत पहले की जाती है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र भारत की बात किया जा रहा है, मतलब आज़ादी के बाद कब उत्खनन किया गया, पहला स्थल कौन सा था। तो आज़ादी के बाद जो सबसे पहला स्थल था ये रोपड़, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रोपड़। 1950 में इसकी खोज किया था बीबी लाल ने। तो अगर खोजकर्ता के बारे में पूछे तो बीबी लाल ने 1950 में खोज किया था। अब इसकी खुदाई कब की गई, तो खुदाई हुआ था 1953 से 55 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। तो आज़ादी के बाद अगर देखा जाए उत्खनन की बात तो कौन हुआ है, ये रोपड़ में हुआ है। 1950 में बीबी लाल ने इसका खोज किया है और उत्खनन 1953 से 55 के बीच यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में कराई गई है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक ट्रिक देख सकते हैं। अब हर क्लास में ना हम लोग कुछ बेहतरीन ट्रिक को भी समझेंगे जिससे आसानी से तथ्यों को याद किया जाए। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े प्रमुख शहर और किस नदी के किनारे बसे हैं, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखा है, देखिए ट्रिक कुछ इस प्रकार है। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोश में आ गई, भर गई या आ गई और उसे बस से कुचल दिया। आप इस ट्रिक को एक दो बार पढ़ेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो रोश में भर गई और उसे बस से कुचल दिया। देखो लोभी, लोभी शब्द से क्या है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ठीक। मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। हरा हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कंघा कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर है। रमा आप आसानी से याद रख सकते हैं, रंगपुर मादर नदी के तट पर है। और रोस, रोस जो है ये इसमें रोपड़ सतलुज के तट पर। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा स्पेस नहीं था तो मैंने एक नहीं लिखा। बनावली, बनावली की बात करें तो ये यहाँ पे किस नदी के तट पर है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कितना आसान ट्रिक है, आप एक बार पढ़िए। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो रोश में भर गई और उसे बस से कुचल दिया। लोभी, अब ये आप एक दो बार पढ़ेंगे ना, जैसे लोथल भोगवा, मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, रंगपुर मादर और ये रोपड़ सतलुज। तो एक बार अगर दिमाग में रहेगा तो जब पेपर में विकल्प मिलेगा तो आप इसे आसानी से टिक कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो हड़प्पा स्थल है इसमें सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु भी पूछा जाता है। तो सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिणी है दायमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर है महाराष्ट्र में। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी, अगर कभी प्रवरा नहीं मिलेगा तो वहाँ पर गोदावरी भी विकल्प में मिल सकते हैं महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर हिंडन के तट पर यूपी में है, ये यूपी का मेरठ है तो कई बार ये भी पूछा जाता है मेरठ, ठीक। और सुतका गेंडोर अफगानिस्तान में है दास्क नदी के तट पर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा किया गया था। देखिए कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना 1800 में किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया आपको ये बताना है। तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना की गई थी उस समय के जो गवर्नर जनरल थे रिचर्ड वेलेजली। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, इनके द्वारा किया गया था। तो इस कॉलेज का मूल उद्देश्य था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना। तो ये भी प्रश्न कई बार बन सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। हालांकि
जो भी स्थापित किए गए, तो उद्देश्य यही था। तो ये भी आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों के पहले की बसावट की विशेषता है। देखिए, अब कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे हाकरा मृत भांड के भंडार मिले हैं? तो हाकरा मृत भांड का जो भंडार मिला है ये राखीगढ़ी से मिला है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 6 दिया। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो देखिए, राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, अगर इसकी बात करें तो बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले ट्रिक के माध्यम से उसे डन करते हैं। देखिए, ट्रिक कुछ इस प्रकार है। 26 में पानी पिया, ठीक, 27 को खाना खाया, 28 को चांद देखा और 29 को घर गया। ठीक, ये 4 लाइन की बात है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 को चांद देखा और 29 को घर गया। अगर ये बात आपको याद हो गई तो आप आसानी से चीज़ों को कवर कर लेंगे। देखिए, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है। इब्राहिम लोदी परास्त होता है और बाबर की जीत होती है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा और उनके सहयोगी एक तरफ और बाबर, राणा सांगा पराजित होते हैं, बाबर की जीत होती है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के खिलाफ, मेदिनी राय परास्त होते हैं। और घाघरा का युद्ध 1529 में होता है अफगानों के खिलाफ, अफगान भी परास्त होते हैं। तो 26 में पानी मतलब पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी परास्त। 27 को खानवा का युद्ध, राणा सांगा परास्त। 28 को चांद, चंदेरी का युद्ध, ये इसमें मेदिनी राय परास्त। और 29 को ये घाघरा का युद्ध, अफगान परास्त। तो इस प्रश्न में क्या पूछे कि किसके खिलाफ लड़ा गया? तो देखिए, राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया। तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा, राणा सांगा के खिलाफ कौन सा युद्ध है? यह है खानवा, 1527। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 8 यहाँ पर दिया। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्विशद्वंती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऋषि मनु जो है इनके अनुसार जो पवित्र नदी है सरस्वती और द्विशद्वंती है ना, इनके बीच का जो भाग है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जगह है इसने मतलब वैदिक वेदों में इसका जिक्र किया गया है, ये ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 9 यहाँ पर दिया। खिज्र खां दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसने निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, किसकी स्थापना की? तो इसको भी अगर आप ट्रिक एक याद रखेंगे तो आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, ट्रिक कुछ इस प्रकार है। गुल खिला तो शायद लोदी मिले, ठीक। ये क्या, देखिए, गुलाम 1206 से 1290 तक चलता है गुलाम वंश। खिलजी 1290 से 1320 तक चलता है। तुगलक 1320 से 1414 तक चलता है। सैयद 1414 से 1451 तक है। लोधी 1451 से 1526 तक है। और मुगल की बात करें तो 1526 से 1707 तक। अच्छा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि मुगल सत्ता मतलब 1857 तक औपचारिक रूप से चलता है, जिसे वो उत्तर मुगल कहते हैं। बाकी मुगल की समाप्ति वास्तविक स्वरूप पर यहीं पर हो जाती है, ठीक। तो अब इसमें देखिए, जो खिज्र खां है ये सैयद वंश से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर होगा देख लेते हैं कौन सा है। तो खिज्र खां सैयद से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस ट्रिक से आपको दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में और उनके काल के बारे में पता चला, ठीक। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 11 दिया गया कि जो ऋषि मनु के अनुसार है पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्विशद्वंती, ये वाला तो अभी रिपीट कर गया शायद, ये ब्रह्मवर्त है, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 12 नंबर का। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 600 से 647 ईस्वी तक शासन किया था, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी आपको ये बताना है। तो इनकी राजधानी कन्नौज थी, जिसे कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इनकी राजधानी कहाँ पर है? कन्नौज है, कान्यकुब्ज है। और इसके बाद मतलब इनके बाद जो है, या अरे मैं बात बोल रहा हूँ यार, इनके पहले इनकी जो राजधानी थी ये थानेश्वर हुआ करता था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले कि इनकी राजधानी पहले क्या थी, मतलब जो वर्धन वंश से इनकी राजधानी हर्षवर्धन से पहले थानेश्वर हुआ करता था। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 13 दिया है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद का जिक्र किया गया। मतलब विश्वामित्र है और 2 नदियों का संवाद है, तो कौन कौन से नदी हैं? तो विश्वामित्र नदी कथा के नाम से विख्यात है ये। इसमें शतुद्री और विपाशा
ये सतुद्री और बिपाशा नदियों का जिक्र है। अब आप कहेंगे इसमें तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहे। सतुद्री का मतलब सतलज और बिपाशा का मतलब ब्यास, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सतुद्री व विपाशा इन नदियों का जिक्र होता है, इनके साथ विश्वामित्र का संवाद होता है। सतुद्री सतलज है और विपाशा व्यास है। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 14 यहाँ पर दिया। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा था। अब जिन का क्या अर्थ होता है आपको ये बताना है। तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे थे, है ना। अब इनको जिन के नाम से जाना जाता था। जिन का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये अच्छा, जिन के अतिरिक्त इन्हें अहर नाम भी दिया जाता है। अहर, अहर का मतलब होता है योग्य। इसके बाद इन्हें निर्गंध भी कहा गया, निर्गंध, है ना। निर्गंध भी कहा गया था। निर्गंध का मतलब है बंधन रहित, है ना। ये सब इनके प्रमुख हुए। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो ऋषभ देव माने जाते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 15 दिया। वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो वेदों का अंतिम भाग है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, वेद के 4 भाग हैं। वेदों को समझने के लिए 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग है संहिता। संहिता मतलब मूल जो वेद है उसी को संहिता कहा जाता है। संहिता को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए फिर इससे और इसका जो दार्शनिक रूप है वो आरण्यक है। ये जंगल में बैठकर एकांत में लिखी गई चीज़ है। और इसके बाद जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत भी कहा। देखो, वेदांग अलग चीज़ है, ये वेदांत, वेदांत मतलब वेद का अंतिम भाग। तो उपनिषद ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें से 13 काफ़ी प्रसिद्ध उपनिषद माने जाते हैं। अगले स्लाइड पर आएंगे, 16 नंबर के। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर पहली बार महिलाओं को संघ में नियुक्ति की आज्ञा दी गई। मतलब कौन सा ऐसा बौद्ध स्थल है जहाँ पर पहली बार ये हुआ कि अब महिलाएं भी संघ में शामिल हो सकती। तो वैशाली में ये हुआ है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वैशाली, है ना। यहाँ के जो लिच्छवी होते हैं, कूटग्रामशाला नामक बुद्ध विहार को इन्होंने दान किया था। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 17 दिया। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। मतलब जो गौतम बुद्ध है, ये बोध गया जाने से पहले किस स्थान पर इन्होंने ध्यान किया था। तो ये जो इन्होंने ध्यान किया था ये डुंगेश्वरी गुफा में किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ये हम लोग का अंतिम स्लाइड है। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर यूपी पीसीएस में आपको सफलता लेना है तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप प्लान को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर मात्र 499 रुपये में इस मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।